लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि वेपर प्रेशर क्या होता है और इवेपोरेशन क्या होता है। तो वेपर प्रेशर पे बात छोड़ दी थी हमने लास्ट लेक्चर में, वहीं से स्टार्ट करेंगे। छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ कि लिक्विड जो है, लिक्विड वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। वेपर्स में कन्वर्ट होते 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 अगर हम उसको ऊपर से क्लोज कर देते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि वो वापस कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये इक्विलिब्रियम सेट हो जाए कि जितना इवेपोरेशन हो रहा है उतना ही कंडेंसेशन हो रहा है, उस इक्विलिब्रियम पर वेपर्स का जितना प्रेशर होता है दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डेफिनेशन भी बताई थी, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स एट इक्विलिब्रियम विद इन लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। इक्विलिब्रियम पर वेपर्स के द्वारा एक्सर्ट किए गए प्रेशर को वेपर प्रेशर कहा जाता है। और वो इक्विलिब्रियम किसके बीच में होता है? वेपर्स और लिक्विड के बीच में होता है। तो वो वेपर प्रेशर मैंने आपको बताया था किस तरह से मेजर किया जाता है, बैरोमीटर के द्वारा उसको मेजर किया जाता है और इस मेथड को बैरोमेट्रिक मेथड कहा जाता है। तो इस मेथड को देखेंगे कि किस तरह से ये मेजर किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है। तो हम पहले समझते हैं बैरोमेट्रिक मेथड, जो कि प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये बैरोमेट्रिक मेथड का एक डायग्राम बनाया हुआ है। एपरेटस इस तरह का होता है। नीचे जो है इसमें मरकरी रखा हुआ होता है। पहले इधर वाले को डिस्कस करते हैं। लेफ्ट साइड में मरकरी है, ये कॉलम होता है। इस कॉलम में मरकरी इस तरह से असेंड करता है, चढ़ता रहता है। फिर यहाँ पर हमने क्या किया है, इसके एक नली निकाल कर इसके ऊपर फ्लास्क लगाया है। उस फ्लास्क में वो लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर हमें मेजर करना है। राइट, यहां पर ये स्टॉप को क्लोज किया हुआ है ताकि वेपर्स इधर न जा पाए। ये हमारे मरकरी का लेवल है अब। राइट, फिर हमने क्या किया, यहां से वेपर्स बनती है, लिक्विड वेपर्स, और हमने क्या किया, स्टॉप कोक को ओपन कर दिया। ओपन कर दिया तो ये वेपर्स इधर जाएंगी, वेपर्स इधर जाएंगी तो ये वेपर्स यहां से फिर क्या करेंगी, इसको मरकरी को पुश करेंगी नीचे की तरफ, और मरकरी का लेवल जो है नीचे की तरफ चला जाएगा। तो हम इस यहां पर पहले मरकरी था, वेपर्स आने के बाद यहां पर पहुंच गया। इस हाइट को हम मेजर कर लेते हैं मिलीमीटर में। और प्रेशर निकालने का फॉर्मूला आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो, स्टेट ऑफ मैटर में आता है। प्रेशर कैसे निकालते हैं, H इंटू डी इंटू जी। H द हाइट, D डेंसिटी ऑफ द मरकरी एंड G इज द ग्रेविटी। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, प्रेशर निकाल लेंगे। वो प्रेशर किसका है, एक्सर्टेड बाय वेपर्स, तो उसको क्या कहेंगे हम, वेपर प्रेशर बोल देंगे। दिस इज द बैरोमेट्रिक मेथड। राइट, तो क्या लिखा है इसमें, लेफ्ट साइड में क्या हमारे पास, ए मरकरी बैरोमीटर विद वैक्यूम ओवर, इसके ऊपर वैक्यूम है, ओवर मरकरी कॉलम एंड ए फ्लास्क, ये कॉलम है, एंड ए फ्लास्क कंटेनिंग ए लिक्विड, और इस फ्लास्क में लिक्विड है, एंड इट्स वेपर्स, और उसकी वेपर्स भी हैं। राइट, लेकिन हमें स्टॉप कोक को क्लोज रखा हुआ है। स्टॉप कोक इज क्लोज्ड। फिर क्या करते हैं हम, कुछ देर बाद स्टॉप कोक को ओपन कर देते हैं। नाउ स्टॉप कोक हैज बीन ओपन, स्टॉप कोक ओपन कर दिया गया है, एंड द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, और जो वेपर प्रेशर यहां से लिक्विड एक्सर्ट करेगा इन द फ्लास्क कैन बी मेजर्ड बाय रिकॉर्डिंग द डिस्टेंस इन मिलीमीटर। ये डिस्टेंस, वेपर प्रेशर लगाएंगी, मरकरी नीचे जाएगा, ये डिस्टेंस मिलीमीटर में हम, H जो है मिलीमीटर में हम मेजर कर लेंगे। क्लियर है, बाय विच द कॉलम ऑफ Hg हैज लोअर्ड, जितने मिलीमीटर से Hg नीचे गया है। तो हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है P इक्वल टू H इंटू डी इंटू जी। H इज द हाइट, राइट, D इज द डेंसिटी ऑफ द मरकरी एंड G इज द ग्रेविटी। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, प्रेशर निकल जाएगा, वेपर प्रेशर। समझ में आ गया होगा सभी को, आई थिंक। चलिए, उसके बाद बात करते हैं पार्शियल प्रेशर। देखिए, पार्शियल प्रेशर को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपने क्या किया, मिक्सिंग कर दी गैसेज की, एक कंटेनर में A, B, C, D गैस मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद मिक्सचर में से
जो पर्टिकुलर एक गैस का प्रेशर होता है दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। पर्टिकुलर एक गैस का, मिक्सर का नहीं, पर्टिकुलर एक गैस का प्रेशर जो होगा दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। एक तो ये डेफिनेशन जो हम बाद में डिस्कस करेंगे गैसेस के केस में। यहां पर हम क्या समझने वाले हैं, देखिए लिक्विड था, लिक्विड क्या हो रहा था, इवेपोरेट हो रहा था। लिक्विड क्या हो रहा था, इवेपोरेट, राइट। क्या वो, अगर मैं बोलता हूं कि वो लिक्विड इवेपोरेट होकर वेपर प्रेशर बनाता है, ये बात सच है। क्या वो एकदम से ही वेपर प्रेशर बना देगा, नहीं। कब बनाता है, जब इक्विलिब्रियम गेन करता है, तभी क्या बनेगा, वेपर प्रेशर। तो इसका मतलब यहां से जैसे ही ये इवेपोरेट होना स्टार्ट हुआ इनका, तब भी तो कुछ प्रेशर होगा। वेपर प्रेशर तो नहीं बना जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, समझ में आई ना बात। तो वेपर प्रेशर तक पहुंचने से पहले जो इनका वेपर प्रेशर होगा दैट इज नोन एज पार्शियल प्रेशर, उसको क्या कहा जाएगा, पार्शियल प्रेशर कहा जाएगा। समझ रहे हो बात को। वेपर प्रेशर तक पहुंचने से पहले जो भी प्रेशर इन वेपर्स का होता है उसको क्या कहा जाता है, पार्शियल प्रेशर। तो प्रेशर ऑफ वेपर्स बिफोर अटेन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम गेन करने से पहले वेपर्स के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय पीए, खाली पीए से इसको डिनोट किया जाता है, राइट। पार्शियल प्रेशर विल इंक्रीज बाय टाइम एंड व्हेन इट रीचेस टू इट्स मैक्सिमम। अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा। जब ये मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है वहीं पर क्या हो जाता है, इसको वेपर प्रेशर कह दिया जाता है। वहीं पर इसको वेपर प्रेशर कह दिया जाएगा। व्हेन इट रीचेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, व्हेन पार्शियल प्रेशर रीचेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, देन दिस प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। एक और वेपर प्रेशर की डेफिनेशन आ गई जो कि कंपटीशन में यूज होगी, याद रखने की बात है, और वैसे नॉलेज के लिए भी। तो पार्शियल प्रेशर जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है दैट प्रेशर इज कॉल्ड, दैट पार्शियल प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। चलिए, तो यहां पर मैंने लिखा है, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर इज आल्सो नोन एज वेपर प्रेशर। ये भी बोल सकते हैं हम, पार्शियल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू को ही क्या कहा जाता है, पार्शियल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू को ही वेपर प्रेशर कहा जाता है। और आपको पता है कि वेपर प्रेशर कब आता है, जब इक्विलिब्रियम आ जाए। यानी कि पार्शियल प्रेशर जब इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाता है तभी वो क्या बन जाता है, वेपर प्रेशर बन जाता है, राइट। क्लियर। सो वी कैन ऑल्सो से दैट, हम ये भी बोल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट इक्विलिब्रियम। पार्शियल प्रेशर अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब गेन करता है, कब अटेन करता है, इक्विलिब्रियम पर, राइट। बिकॉज ऑलरेडी बता चुका हूं वेपर प्रेशर कम्स एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि वेपर प्रेशर हमेशा इक्विलिब्रियम के बाद आता है। तो पार्शियल प्रेशर जब इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा तो इसका मतलब वही वेपर प्रेशर बन जाएगा। क्लियर, बात समझ आ गई। तो इसका मतलब क्या है, वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पर आएगा, वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पर आएगा, उसके बाद चेंज नहीं होगा। वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पर आएगा, उसके बाद चेंज नहीं होगा। तो वेपर प्रेशर इज ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेपर प्रेशर इज ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वेपर प्रेशर। एंड रिमेंबर इट ऑलवेज, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑलवेज चेंज ओनली विद टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा। अगर टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चाहे वो कंसंट्रेशन का हो, चाहे वो प्रेशर का हो, चाहे वो मोमेंट ऑफ आयंस का हो, कभी भी चेंज नहीं होगा जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। डिसोसिएशन का वो भी नहीं चेंज होगा। बात समझ आ रही है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब वेपर प्रेशर इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम पर आता है, इट विल ओनली चेंज व्हेन टेम्परेचर चेंज, अदरवाइज इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, इट इज कांस्टेंट, राइट। क्लियर। एंड सेकंड कंडीशन, अच्छा एक तो कंडीशन ये है कि भाई टेम्परेचर चेंज होगा तब वेपर प्रेशर चेंज होगा, अदरवाइज एक बार इक्विलिब्रियम पर जितना वेपर प्रेशर है वही रहेगा। बात समझ आ गई। उसी का कंडेंसेशन हो रहा है,
उसी का इवेपोरेशन बनता जा रहा है, उतना ही वेपर प्रेशर रहेगा। एक तो कंडीशन ये है कि टेम्परेचर चेंज होने पर चेंज होगा। एक कंडीशन ये भी हो सकती है अगर आप लिक्विड ही चेंज कर दो फिर तो वेपर प्रेशर भी अलग होगा, क्योंकि अलग अलग लिक्विड का अलग अलग वेपर प्रेशर होता है। तो एक दूसरी कंडीशन होगी कि भाई लिक्विड ही चेंज कर दिया गया। अगर हमारा लिक्विड वही है और आप टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे हो तो वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम के बाद चेंज नहीं होगा। समझ में आई बात? चलिए क्लियर। चलिए तो सेकंड कंडीशन क्या है? चेंज इन वेपर प्रेशर इज चेंज इन लिक्विड। वेपर प्रेशर में चेंज तभी होगा जब लिक्विड में चेंज होगा। डिफरेंट लिक्विड हैव डिफरेंट वेपर प्रेशर। ओके, सो वी कंक्लूड दैट, हमने क्या पढ़ा अभी तक, क्या नतीजा निकाला है? दैट वेपर प्रेशर इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है? पार्शियल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू है एट द गिवन टेम्परेचर। इफ पार्शियल प्रेशर इंक्रीज आफ्टर दिस मैक्सिमम वैल्यू, सपोज कीजिए पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू से भी आगे निकल गया, तब क्या होगा? आपको पता है वेपर प्रेशर से ऊपर जाते ही तो क्या हो जाएगा? कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन भी तो होना है। इफ पार्शियल प्रेशर इंक्रीजेस आफ्टर दिस मैक्सिमम वैल्यू, अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बाद भी इंक्रीज हो रहा है, देन सम वेपर्स विल कंडेंस, वेपर्स कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगी एंड कंडेंसेशन विल स्टार्ट, और कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। राइट? इसका मतलब वेपर प्रेशर के पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर से ऊपर जाएगा, नॉट पॉसिबल। अगर गया तो क्या बन जाएगा? वापिस लिक्विड बन जाएगा, कंडेंस होता चला जाएगा। क्लियर है? चलिए, और इफ पार्शियल प्रेशर विल नॉट रीच टू द वेपर प्रेशर, तब क्या होगा? अगर वो पार्शियल प्रेशर अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंचा तब क्या होगा? तब लिक्विड आपका वेपराइज ही होता रहेगा, वेपराइज ही होता रहेगा, और वेपराइज होता रहा फिर भी मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंचा तो वो जब तक वेपराइज होता रहेगा जब तक वो खत्म ना हो जाए। समझ में आ गई बात? अगर वो एक बूंद रहते भी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया तो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? अगर नहीं पहुंचा मैक्सिमम वैल्यू तक तो सारा इवेपोरेट हो जाएगा और वो पूरा का पूरा लिक्विड किस में बदल जाएगा? वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो इफ पार्शियल प्रेशर विल नॉट रीच टू वेपर प्रेशर, मैक्सिमम वैल्यू तक अगर पार्शियल प्रेशर नहीं पहुंचता है, नो कंडेंसेशन विल टेक प्लेस एंड लिक्विड विल कंटिन्यू टू वेपराइज, और लिक्विड आपका वेपराइज होता रहेगा। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है। फॉर गैसेज, गैसेज के लिए हम कौन सा प्रेशर यूज करते हैं? वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर? ऑलवेज रिमेंबर इट, वेपर प्रेशर। राइट? और सॉरी, ऑलवेज रिमेंबर इट पार्शियल प्रेशर। हम हमेशा पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं गैसेज के लिए। और अगर हम पार्शियल प्रेशर मैक्सिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहा जाता है? वेपर प्रेशर कहा जाता है। सॉलिड और लिक्विड के लिए कौन सा प्रेशर यूज करेंगे? हम वेपर प्रेशर यूज करेंगे। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर सॉलिड में तो कभी वेपर्स निकलती नहीं है, सॉलिड में कैसे वेपर्स निकलती है? बर्फ देखिए आपने कभी निकाल के, बर्फ को निकालो और देखो उसमें से वेपर्स निकलेंगी तो सॉलिड वेपराइज होते हैं। राइट? तो उनके वेपर प्रेशर को क्या कहा जाता है? राइट, वेपर प्रेशर कहा जाएगा। और गैसेज के वेपर प्रेशर, गैसेज के प्रेशर को हम किस में डील करते हैं? पार्शियल प्रेशर में। आगे चलते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज डिनोटेड बाई पी नोट ए। पी नोट ए का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, पी ए का मतलब पार्शियल प्रेशर। पी नोट ए डिपेंड ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर। अभी बात की थी हमने, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अभी तो बताया था, ओनली टेम्परेचर के ऊपर। इट्स वैल्यू इज गिवन इन न्यूमेरिकल्स। अगर पी नोट ए, इसकी वैल्यू को याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर न्यूमेरिकल्स में आपको दिया मिलेगा तो इसकी वैल्यू दी हुई मिलेगी। राइट? वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट। लिक्विड ज्यादा ले लो, वेपर प्रेशर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट? अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता वेपर प्रेशर। वॉल्यूम, आपने वेसल भीड़ी ली है, चौड़ी ली है, बड़ी ली है, वॉल्यूम के ऊपर भी वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा। अभी तो बताया, सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। साइज और शेप, इनके ऊपर भी वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा। राइट? क्लियर?
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है 10 ग्राम लिक्विड का वेपर प्रेशर x है। सपोज 10 ग्राम लिक्विड का वेपर प्रेशर x है, 20 ग्राम का कितना होगा? x ही होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर डू नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट। 50 ग्राम लिक्विड का भी उसका कितना ही होगा? x ही होगा। राइट, क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर कौन से हैं? सबसे पहले नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड कैसे? कि भाई लिक्विड का जैसा नेचर होगा उसी हिसाब से उसका वेपर प्रेशर होगा। कैसे? वेपर प्रेशर लिक्विड्स के केस, मतलब अलग अलग लिक्विड में कौन डिसाइड करता? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक तरफ आप क्या कर रहे हो? हनी ले रहे हो, और एक तरफ आप क्या ले रहे हो? वाटर ले रहे हो। दोनों को आप गर्म करिए या दोनों को टेम्परेचर के पास रख दीजिए, किसका वेपर प्रेशर आएगा? ऑब्वियसली वाटर का। क्यों? वाटर में हनी के कंपैरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर? यहाँ पर एक क्वेश्चन टाइप लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है H2 एंड CH3OH, दो है हमारे पास, विच हैव हाई वेपर प्रेशर, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? मैं बोल देता हूं कि यहाँ पर इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। किससे? वाटर से। तो कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा, जैसा मैंने बता दिया कि भाई जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इसका मतलब वहां पर वेपर प्रेशर कम होगा। यानी कि वाटर के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, और इथाइल अल्कोहल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। राइट, क्लियर है? मैं इसको समझाता हूं, एक बार आप इसको उतारिए। मैं अभी जो है यहीं पे इसको समझा देता हूं, इसको जस्ट उतार लो एक बार, और मैं इसको साफ कर देता हूं, वो वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। राइट, ये सब आप उतार लो एक बार, मैं इसको अभी समझा देता हूं नीचे वाले क्वेश्चन को। चलिए देखिए, क्वेश्चन ये है कि H2O में और इथाइल अल्कोहल में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? चलिए, H2O में और H2O में, इधर इथाइल अल्कोहल CH3 CH2 OH CH3 CH2OH। राइट, मैंने क्या बनाया है कि H2O के मॉलिक्यूल में और H2O के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इधर CH3 CH2OH और CH3 CH2OH के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वहीं पर वेपर प्रेशर कम होगा। देख लेते हैं कहां पर कम। आपको पता है वाटर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? देखिए, वाटर में क्या होता है? H इधर और इधर लॉन पेयर, यानी कि वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। राइट, कैसे? 2 ऑक्सीजन बनाएंगी, एक इधर एक इधर। हाइड्रोजन दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ एक इधर बनाएगा एक इधर, तो टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे? 4। इधर देखते हैं CH3 CH2OH, ये कितने बना लेगा? कितने बना लेगा ये? इसके पास 2 इधर हैं, यानी कि एक इधर बन जाएगा एक इधर। बात समझ आ रही है? और एक क्या बना लेगी? हाइड्रोजन बना लेगी। तो यानी कि ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा किधर है? हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा किधर है? हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा वाटर में है। ज्यादा बॉन्ड होंगे तो ज्यादा मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसका मतलब यहाँ पर, और ज्यादा मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इसका मतलब वहां पे वेपर प्रेशर कम है। तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा हुआ? वेपर प्रेशर, राइट, इसका ज्यादा होगा, वाटर का कम होगा। राइट, एक और एग्जांपल इसी का ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे बीच हमारे पास क्या होता कि वाटर है H2O, फिर उसके बाद अल्कोहल है CH3 CH2OH, और फिर उसके बाद एक ईथर दिया हुआ है CH3O CH3। राइट, इनमें सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा, सबसे कम वेपर प्रेशर किसका होगा? फिर से वाटर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा? 4। ये कितने बना लेगा? 3, अभी हमने डिस्कस किया था।
राइट, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये कितने बना लेगा, इसके पास तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन तो कोई फ्री है ही नहीं, राइट। तो ये समझे, ये 2 ही बॉन्ड बना पाएगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, समझे बात को। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में होंगे, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी किस में होगा, वाटर में। तो क्या होगा, वाटर, वेपर प्रेशर किसका सबसे ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर जो है सबसे ज्यादा इसका होगा, और सबसे कम अगेन वाटर का होगा, राइट। तो आप ये सारा उतार लीजिए। उसके बाद हम सेकंड फैक्टर जो अफेक्ट करता है किसको, वेपर प्रेशर को, दैट इज टेम्परेचर, उसको पढ़ते हैं। आप उतार लीजिए इसको। सेकंड जो फैक्टर है वेपर प्रेशर को जो अफेक्ट करने वाला, मेन क्या रहता है, सेम लिक्विड में टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर लिक्विड का इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, उनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से क्या होगा, वेपर प्रेशर उनका इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि किसी भी लिक्विड में, ये सब के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी लिक्विड में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट। ऊपर क्या लिखा है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज होगी, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल डिक्रीज होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है तो मैंने बताया वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा, राइट। तो टेम्परेचर के साथ अगर वेपर प्रेशर वेरी करता है तो हम कैसे उसको नोट करेंगे, अलग अलग टेम्परेचर पर हम कैसे निकालेंगे, राइट। उसके लिए एक इक्वेशन दी गई थी, एक फॉर्मूला दिया गया था जो यूज में नहीं आता है, 99% यूज में नहीं आता है, ना इसका डेरिवेशन, रेयरली है क्वेश्चन इस पे आए, लेकिन ये बुक्स में दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन दी थी क्लेसियस, इसको बोला जाता है क्लेसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। इसमें क्या है, लॉगरिथम्स में log P2 upon P1, राइट। व्हाट इज P2 upon P1, वेपर प्रेशर एट डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है ना। P2 upon P1 is equal to delta H vaporization. What is delta H vaporization? Delta H is enthalpy of vaporization. Enthalpy of vaporization क्या होती है, लिक्विड को वेपर्स में बदलने में जितनी एनर्जी लगती है, हीट लगती है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा एच। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई 2.303 आर गैस कांस्टेंट, सभी को पता है, T2 माइनस T1 टेम्परेचर कंडीशंस हैं, डिवाइडेड बाई T1 T2। तो ये होती है आपकी क्लैपेरॉन इक्वेशन। यानी कि अगर पूछ लिया जाता है कि भाई टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है वेपर प्रेशर, तो हम इस इक्वेशन से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। P1 इज वेपर प्रेशर एट T1, P2 इज वेपर प्रेशर एट T2, डेल्टा एच वेपराइजेशन मींस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, राइट। तो ये दो फैक्टर थे जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। पहला था नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा था टेम्परेचर। इसके अलावा कोई फैक्टर इसको अफेक्ट नहीं करेगा, रिमेंबर इट। अब आज ये छोटा सा पॉइंट है, बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट क्या होता है। बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट क्या होता है, जैसे ही आप टेम्परेचर देते हो लिक्विड को, तो एक ऐसा टेम्परेचर पॉइंट, टेम्परेचर एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर्स फॉर्म, पहली ड्रॉप वेपर्स की बनती है जिस टेम्परेचर पर, दैट इज नोन एज बबल पॉइंट। पहली ड्रॉप किसकी, वेपर्स की, या फिर पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज, यानी कि जिस टेम्परेचर पर फर्स्ट ड्रॉप लिक्विड की वेपराइज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बबल पॉइंट बोलते हैं, राइट। जब बबल पॉइंट आएगा तो पहली ड्रॉप किसकी बनी है, वेपर्स की। इसका मतलब क्या है, बबल पॉइंट पर लिक्विड ज्यादा होगा, वेपर्स की तो एक ही ड्रॉप होगी। तो कैसे लिखेंगे, बबल पॉइंट पर लिक्विड मेजर होता है और वेपर प्रेशर आपका क्या होता है, माइनर या फिर नेग्लिजिबल, क्योंकि ड्रॉप ही एक ही बनी है वेपर्स की, तो इसलिए वेपर प्रेशर क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। ड्यू पॉइंट पर आते हैं।
ड्यू पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपर फॉर्म। क्लियर है? यानी कि लिक्विड से जब लास्ट ड्रॉप बनेगी वेपर्स की, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड, उस टेम्परेचर को क्या कहा जाएगा? ड्यू पॉइंट कहा जाएगा। जब लास्ट ड्रॉप बनती है वेपर्स की, राइट? या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं, यानी कि जब लास्ट ड्रॉप बन रही होगी वेपर्स की, तो वो कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो चुका होगा। द टेम्परेचर पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर कंडेंस, जिस टेम्परेचर पर पहली ड्रॉप वेपर्स की कंडेंस होती है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। उसको हम क्या कह देते हैं? ड्यू पॉइंट बोल देते हैं। तो ड्यू पॉइंट पर क्या कंडीशन बनेगी? एट ड्यू पॉइंट पर भाई वेपर्स ही वेपर्स बन चुकी हैं। एट ड्यू पॉइंट्स वेपर्स विल बी मेजर, और लिक्विड क्या रह जाएगा आपका? माइनर, नेग्लिजिबल रह जाएगा, राइट? देखो, लिक्विड से वेपर्स बनती हैं, लिक्विड से वेपर्स बनती है तो एक स्टेज किसकी आती है? इक्विलिब्रियम की, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इक्विलिब्रियम ओनली एग्जिस्ट बिटवीन बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। ऑलवेज रिमेंबर इट, इक्विलिब्रियम हमेशा कहां पर एग्जिस्ट करता है? बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट के बीच में एग्जिस्ट करता है, राइट? बिफोर बबल पॉइंट, बबल पॉइंट से पहले क्या होता है? सारा लिक्विड होता है, और आफ्टर ड्यू पॉइंट क्या होता है? सारा का सारा वेपर्स होता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज रोल्स लॉ कह लीजिए, या फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि अभी हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन है, राइट? तो हम वेपर प्रेशर अभी प्योर कंपोनेंट का डिस्कस कर रहे थे जब से, अब हम वेपर प्रेशर किसके लिए पढ़ेंगे? सॉल्यूशन के लिए। और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के लिए 2 पार्ट्स में पढ़ा जाता है, किसके नाम से? रोल्स लॉ के नाम से। क्लियर? तो अब हम डिस्कस करेंगे, आप इसको उतार लीजिए इधर से, और हम डिस्कस करेंगे अभी रोल्स लॉ। अब हमारा जो टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में यानी कि हमें एक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। सॉल्यूशन में आप क्या लोगे? एक सोल्यूट लोगे और एक सॉल्वेंट लोगे। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को बार बार 1886 में एक साइंटिस्ट ने पढ़ा था जिनका नाम था FM रोल्स। तो उन्होंने बाइनरी सॉल्यूशन के ऊपर वेपर प्रेशर को पढ़ते हुए लॉ दिए थे। उन लॉ को क्या कहा जाता है? रोल्स लॉ, राइट? तो हम 2 सॉल्यूशन में रोल्स लॉ को पढ़ेंगे। एक सॉल्यूशन हमारा वो होगा जिसमें हम दोनों के दोनों सॉल्वेंट भी और सोल्यूट भी वोलेटाइल लेंगे। वोलेटाइल किसको बोलते हैं? जिनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता हो, यानी कि जो जल्दी वेपराइज होते हो, जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, नेचुरली कम हो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेचुरली कम होगा तो वेपराइज जल्दी होंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। तो हम 2 प्रकार के सॉल्यूशन लेंगे, एक में सोल्यूट भी वोलेटाइल होगा, लिक्विड होगा, और सॉल्वेंट भी लिक्विड ही होगा। और दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे उसमें एक सॉल्वेंट आपका लिक्विड ही होगा, और जो सोल्यूट होगा वो आपका नॉन वोलेटाइल यानी कि सॉलिड होगा। तो पहले हम जो रोल्स लॉ पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे? तो रोल्स लॉ जो हम पहले पढ़ने जा रहे हैं, वेपर प्रेशर फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि लिक्विड लिक्विड होगा इसमें दोनों के दोनों, एंड रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल, यहाँ पर क्या आएगा? वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि लिक्विड सॉल्यूट। तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट हमें पता है दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। क्लियर? दोनों के दोनों हम वोलेटाइल लेंगे, राइट? अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने सोल्यूट भी लिक्विड ले लिया और सॉल्वेंट भी लिक्विड ले लिया। जब आप इनका वेपर प्रेशर नोट करोगे तो टोटल जो वेपर प्रेशर ऊपर आएगा उसमें दोनों का वेपर प्रेशर मिक्स होगा, यानी कि सोल्यूट का भी होगा और सॉल्वेंट का भी होगा। क्यों? दोनों के दोनों वोलेटाइल है। तो इन्हीं बातों को FM रोल्स ने पढ़ते हुए क्या एक लॉ दिया? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट। अब मैंने बताया था आप लोगों को पार्शियल किसके लिए भी यूज होता है, पार्शियल किसके लिए भी यूज होता है? सेपरेट। मैंने बोला था ना A B C 3 चीजों को आप मिक्स कर दीजिए, उसमें A का जो प्रेशर निकलेगा दैट विल बी, उसको हम उसका अकेले का पार्शियली प्रेशर बोलेंगे, राइट? तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ
वोलेटाइल कंपोनेंट, कोई भी एक वोलेटाइल कंपोनेंट है, सॉल्यूशन में एक ले लो, किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। पार्शियल वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का एक सॉल्यूशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। सीधी सी बात समझने की कोशिश कीजिए आप, मैंने 90 मोल ले लिए पानी के, राइट, और 10 मोल मैं ले लेता हूं किसी और लिक्विड के ही, तो प्रेशर जो आएगा वो किसका ज्यादा होगा? वेपर प्रेशर वाटर का ज्यादा होगा, राइट, क्लियर है। तो यही तो बोला है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा जितने उसके मोल फ्रैक्शन होंगे। समझ में आ रही है बात? जितने उसके मोल फ्रैक्शन होंगे, राइट। फिर से, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एट गिवन टेम्परेचर, राइट। यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटा दी, क्या लग गया? K कांस्टेंट, K कांस्टेंट। अब अगर हमसे पूछी जाए K की वैल्यू क्या है, निकाल लेते हैं। देखिए, यदि इफ XA इज इक्वल टू 1, यानी कि पूरा का पूरा XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A ही 1 है, जबकि मैंने आपको पहले बताया हुआ है मोल फ्रैक्शन में XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कंपोनेंट इज इक्वल टू 1 सॉल्यूशन में। तो यदि वो बोल रहा है XA ही 1 है, तब क्या होगा? इट मीन्स सॉल्यूशन हैज ओनली 1 कंपोनेंट। इसका मतलब सॉल्यूशन में तो एक ही कंपोनेंट है, एक ही कंपोनेंट है, तो उसी का प्रेशर है और उसी का प्योर वेपर प्रेशर है, उसी का पार्शियल प्रेशर, उसी का प्योर वेपर प्रेशर। तो सो K इज इक्वल टू, तो K किसके इक्वल हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट। अगर ये XA इज इक्वल टू 1 हो जाए, समझ में आ गई बात? इसका मतलब XA इज इक्वल टू 1 हो गया, तो दूसरा कंपोनेंट तो है ही नहीं, दूसरा कंपोनेंट नहीं है, तो सारा का सारा वेपर प्रेशर किसका? एक का ही वेपर प्रेशर है, तो हम क्यों ना बोलते प्योर का ही है। बात समझ में आ गई? तो क्या हो जाएगा? जो K है दैट विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट। प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे? K की जगह पर क्या लिख देंगे? P नोट A। तो PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P नोट A इंटू XA, राइट। तो इसी लॉ की, ये जो लॉ था, इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बनेगी। क्या बनी इसकी दूसरी डेफिनेशन? देखिए, ये PA जो है, PA क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट। वेपर प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट कैसे निकलेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। मल्टीप्लाई का मतलब इनका प्रोडक्ट। वेपर प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाई वेपर प्रेशर ऑफ solvent when it was present in pure state। देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इसको, ये कब निकलेगा? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट कब निकलेगा? जब आप किसका प्रोडक्ट निकालोगे? प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर का मल्टीप्लाई करेंगे किससे? उसके मोल फ्रैक्शन से। ये भी डेफिनेशन बन जाएगी। क्या बनी? वेपर प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाई वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट व्हेन इट वाज प्रेजेंट इन प्योर स्टेट, जब वो प्योर था। पी नोटे का मतलब जब वो प्योर था, राइट, क्लियर। अब बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो वोलेटाइल कंपोनेंट हैं, उसके लिए बात कर रहे हैं हम। हमें पता है कि भाई दोनों का वेपर प्रेशर आएगा कि नहीं, क्योंकि दोनों ही लिक्विड है। अगर दोनों ही लिक्विड है तो दोनों का वेपर प्रेशर आएगा। तो यहाँ पर PA क्या हो जाएगा? P नोट A XA। PB का भी प्रेशर कितना आएगा? PB इज इक्वल टू P नोट XB। बात समझ आ गई? तो PA का भी वेपर प्रेशर होगा और PB का भी वेपर प्रेशर होगा। तो ये PA के लिए हो गया रोल्स लॉ, ये दूसरे कंपोनेंट के लिए। ए कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा? PA इज इक्वल टू P नोट A XA। बी कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा रोल्स लॉ? PB इज इक्वल टू XB P नोट B। टोटल वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? टोटल वेपर प्रेशर डाल्टन, यहां से ये बात किससे रिलेट करने हैं? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से। डाल्टन ने क्या बोला था कि किसी कंटेनर में आप एक से ज्यादा गैसेस को आप बंद कर दीजिए तो टोटल प्रेशर क्या होगा? दैट विल बी सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस। तो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितना आएगा? इट विल बी सम ऑफ PA प्लस PB,
राइट। तो पी ए की वैल्यू क्या थी, एक्स ए पी नोट ए, और पी बी की वैल्यू क्या थी, एक्स बी पी नोट बी। क्लियर है। अब हमें पता है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को, कि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहां से अगर मैं एक्स ए की वैल्यू निकालूं क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। तो मैंने क्या किया, जो टोटल पी एस सोल्यूशन था उसमें एक्स ए की जगह पर क्या रख दिया, 1 माइनस एक्स बी रख दिया। क्लियर है बात। तो एज इट इज आगे चलेंगे, पी नोट एक्स बी। अब मैंने क्या किया, इसको यहां पर मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी हो गया, प्लस पी बी एक्स बी हो जाएगा। राइट, क्लियर है। यहां से क्या हुआ, पी नोट ए मैंने कॉमन निकाल लिया, पी नोट ए, यहां से पी नोट ए कॉमन निकाल लिया, और उधर क्या गया, वहां से क्या निकल गया, पी नोट बी माइनस पी नोट ए। राइट, पी नोट ए प्लस एक्स बी भी कॉमन आ गया उधर से। क्लियर, पी नोट बी माइनस पी नोट ए। ये हमारे पास सॉल्यूशन का प्रेशर आया। क्या प्रेशर आया ये देखते हैं। देखिए इस इक्वेशन में कितनी चीजें कांस्टेंट है। क्या पी नोट ए प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कांस्टेंट ही होगा। अगर हम वाटर की बात करें, एक टेम्परेचर पर, किसी भी गिवन टेम्परेचर पर प्योर वाटर का वेपर प्रेशर हमेशा वही आएगा। दूसरा लिक्विड ले रहे हो आप कोई, उसका भी सेम, किसी भी टेम्परेचर पर अगर हम बात करें उसका भी वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो कितनी चीजें कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। और कांस्टेंट चीजों की फिक्स वैल्यू होती है, आपको न्यूमेरिकल में भी दी हुई मिलेगी कांस्टेंट की वैल्यू। तो इसका मतलब पीएस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट के ऊपर। यही रूल चला था। प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट के। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्लियर है, एक्स बी के ऊपर। बात समझ आएगी, बाकी चीजें कांस्टेंट है। अगर सिमिलरली मैंने 1 माइनस एक्स बी, एक्स ए की वैल्यू की जगह पर मैंने क्या रखा होता, एक्स बी की वैल्यू रखी हुई थी, क्या 1 माइनस एक्स ए रखा होता, तो मेरे पास क्या आता, पी एस इज इक्वल टू पी नोट बी, इसकी जगह पर पी नोट बी, यहां पर एक्स ए, इधर पी नोट ए माइनस पी नोट बी। बात फिर से वही आनी थी, क्या कि जो टोटल प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता, मोल फ्रैक्शन ऑफ सिंगल कंपोनेंट। राइट, क्लियर, क्योंकि ये सारी चीजें क्या थी उस टाइम भी कांस्टेंट थी, और कांस्टेंट चीज की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। सिर्फ किसके द्वारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सिंगल कंपोनेंट से। कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई होगी आपको। क्लियर। चलिए इस ग्राफ के द्वारा समझाने की कोशिश की जा रही है जो हमने अभी पढ़ा है। राइट, एक तरफ ध्यान से समझना इस ग्राफ को, क्योंकि ये ग्राफ आगे बहुत काम आने वाला है। एक तरफ हमने ये एक्सिस लिया और एक तरफ इस एक्सिस पर हमने लिया मोल फ्रैक्शन, और इधर क्या लिया है, वेपर प्रेशर। ध्यान देना बात पे, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर। मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर का ग्राफ ये भी था, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर का किसके, कौन सी इक्वेशन पर था ये ग्राफ, इस इक्वेशन पर लगा लीजिए कि भाई जितना ज्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन होते, जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर बढ़ना था। अभी डिस्कस किया था, और आपको भी अंदाजा होगा कि जितने ज्यादा सॉल्यूशन में जिसके मोल फ्रैक्शन होंगे उसी का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, है ना। इस टाइप का ये ग्राफ है। देखिए एक तरफ हमने वेपर प्रेशर ले लिया और दूसरी तरफ हमने मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ कैलकुलेट करना। राइट, यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक्स ए इज इक्वल टू 1। अगर किसी सॉल्यूशन में सारे के सारे मोल फ्रैक्शन एक ही कंपोनेंट के हैं तो एक्स बी क्या हो गया, 0 ही होगा। और आप उस साइड जा रहे हो, उस साइड क्या होगा, एक्स ए आपका कम होता जा रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक्स ए आपका डिक्रीज होता जा रहा है। और अगर एक्स ए डिक्रीज हो गया इसका मतलब उसके मोल फ्रैक्शन कम हो गए। मोल फ्रैक्शन अगर कंपोनेंट के कम हो गए तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये देखिए मोल फ्रैक्शन एक्स ए के कम होते जा रहे हैं, उधर 0 है, तो इसका ए का पार्शियल प्रेशर भी क्या होता जा रहा है, डाउन आता जा रहा है। राइट, तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर किसका डिक्रीज होगा, ए का डिक्रीज होगा। पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए, एक्स ए डाउन आ रहा है। अब हम उधर पहुंच गए हैं, मान लीजिए उस साइड, तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है एक्स बी इज इक्वल टू 1। राइट, एक्स बी इज इक्वल टू 1 और एक्स ए इज इक्वल टू 0।
एक्स बी की वैल्यू मैक्सिमम है, अगर एक्स बी की वैल्यू मैक्सिमम है तो मैं उस साइड अगर चलूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उस साइड एक्स बी की वैल्यू कम हो रही है। अगर एक्स बी मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट के कम हो रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। डिक्रीज हो रहा है ये ग्राफ, राइट। क्लियर है, बात समझ आ गई। तो ये हो गया पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। यहां पर मैक्सिमम किसका था, पी नोट बी का, यहां पर मैक्सिमम किसका था, पी नोट ए का। दोनों को सम करेंगे तो किसका आएगा वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा, राइट। तो ये ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ हम पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसमें इस पर बहुत ज्यादा स्टडी करनी है। तो इस ग्राफ को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्लियर। आप रिवर्स करके एक बार फिर समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। रोल्स लॉ कंडीशन क्या रखता है, पहली कंडीशन, रोल्स लॉ एप्लीकेबल इफ टू कंपोनेंट वोलेटाइल। रोल्स लॉ ऐसे सॉल्यूशन पर लगेगा जिसके कंपोनेंट दो हो और दोनों के दोनों वोलेटाइल हो। समझ में आ गई बात। यदि दोनों आपस में मिक्स नहीं होते, मिक्सिबल नहीं है, तो रोल्स लॉ वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, वेपर प्रेशर अबव द सॉल्यूशन विल बी मोर। देखिए एक सॉल्यूशन में ए और बी का सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर ज्यादा किसका होगा, जो कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल होगा, इस पर भी डिपेंड करेगा। जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात। अब हम जो लिक्विड, कोई भी लिक्विड अगर इस डायग्राम को फॉलो करता है या रोल्स लॉ को फॉलो करता है, उनको आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। लिक्विड सॉल्यूशन, राइट, जो लिक्विड सॉल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो करेगा उसको आइडियल सॉल्यूशन कहा जाएगा। यहां लिक्विड सॉल्यूशन आना था, लिक्विड सॉल्यूशन विच ओबे रोल्स लॉ। कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो करेगा उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे हम, आइडियल सॉल्यूशन। वी विल डिस्कस लेटर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन वेपर फेज। अभी मोल फ्रैक्शन कौन से फेज में निकाल रहे थे हम लोग, लिक्विड के फेज में। अब ये बोल रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन वेपर फेज में निकालने हो, क्लियर। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, रिलेशन बिटवीन रोल्स लॉ एंड डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ और रोल्स लॉ के बीच में हम रिलेशन पढ़ते हैं और मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट किस में, वेपर फेज में निकालते हैं। तो हम अब पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रोल्स लॉ एंड डाल्टन लॉ। आप इसको उतारिए, मैं समझाता हूं। तो हम बात कर रहे थे मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो मोल फ्रैक्शन हमने किस में निकालने हैं, अब वेपर फेज में निकालने हैं। और मैंने बताया था इट इज ए रिलेशन बिटवीन रोल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। हम बात करेंगे कि रोल्स लॉ निकालेंगे डाल्टन लॉ की हेल्प से, राइट। और मोल फ्रैक्शन हमने कंपोनेंट के किस में निकालने हैं, वेपर फेज में लेने हैं। अब की बार x यानी कि x को हम वेपर फेज मान के चलेंगे। देखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन वेपर फेज कैन बी ऑब्टेन। मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट के हमें किस में चाहिए, वेपर फेज में। कैसे ऑब्टेन होंगे, विद द हेल्प ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए और बी के जो मोल फ्रैक्शन है, ठीक है ना, बाइनरी सॉल्यूशन में वो वेपर फेज में है। जब वो लिक्विड में थे तब हम क्या ले रहे थे, एक्स ए एक्स बी। अब वेपर फेज में हमने क्या ले लिया, उनके कंपोनेंट को, मोल फ्रैक्शन को, एक्स ए डैश एक्स बी डैश, राइट। क्लियर। एक्स ए डैश किसके लिए है, ए कंपोनेंट के लिए। एक्स बी डैश किसके मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में, बी कंपोनेंट के। और इनका प्रेशर है, एक का पार्शियल प्रेशर पी ए और दूसरे का पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना, पी बी। क्लियर। चलिए रोल्स लॉ क्या कहता है, तो रोल्स लॉ तो हमने पढ़ लिया, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी नोट ए था। वहां पर मोल फ्रैक्शन किसके, किस में थे, लिक्विड फेज में। तो यहाँ पर हमने किस में लिए हैं, वेपर फेज में। क्या माना उनको, एक्स ए डैश एक्स डैश बी माना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रोल्स लॉ कैसे लगाएंगे, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए डैश इंटू पी नोट ए, पी बी इज इक्वल टू एक्स बी डैश इंटू पी नोट बी। फर्क कुछ नहीं है, वहां पर हमने ये लिक्विड फेज में लिया था एक्स ए, यहाँ पर हमने वेपर फेज में लिया, सिर्फ डैश डैश से इनको रिप्रेजेंट किया, राइट। अब टोटल वेपर प्रेशर वहां भी कैसे निकाला था, पी ए प्लस पी बी।
यहाँ भी टोटल वेपर प्रेशर हम किस में निकालेंगे, वेपर फेज में, पी ए प्लस बी बी पी बी इक्वल टू टोटल, राइट, पी टोटल के इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब देखिए मान लीजिए आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, कैसे निकालते हो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जिसके भी निकालते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज कैसे निकालोगे, वेपर फेज में तो हम प्रेशर लेंगे, तो एक्स डैश ए क्या होगा, पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए नोट नंबर ऑफ मोल्स, वेपर फेज में निकालना है, वेपर फेज में निकालना तो वेपर प्रेशर का यूज करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। जब नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे मोल फ्रैक्शन में तब कैसे निकालते थे, तब हम निकालते थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। यहाँ पर सिर्फ प्रेशर ले लेना है नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये पी ए प्लस पी बी क्या है, इट इज पार्शियल प्रेशर टोटल, ये क्या है टोटल पार्शियल प्रेशर है, राइट। तो एक्स ए डैश क्या आ गया हमारे पास, पी ए अपॉन में पी टोटल आ गया। तो यहां से मैं क्या निकाल लूं, पी ए क्या हो जाएगा, एक्स ए डैश पी टोटल हो जाएगा, यानी कि ये चीज इस साइड आ जाएगी, पी ए की वैल्यू निकल गई। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालेंगे हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज क्या आएंगे, यानी कि पी बी अपॉन पी ए प्लस पी बी, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, पी बी अपॉन में पी टोटल, यहाँ पर भी हमने वेपर फेज में लिए हैं मोल फ्रैक्शन, राइट। तो यहाँ पर भी क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, पी बी इज इक्वल टू एक्स डैश बी पी टोटल। तो हमने रोल्स लॉ की हेल्प से क्या निकाला है, हमने किसकी हेल्प से, डाल्टन लॉ की हेल्प से क्या निकाला है, रोल्स लॉ, राइट। दोनों जगह पर प्रूव किया, किसमें, वेपर फेज में। दीज आर वेपर फेज मोल फ्रैक्शन, ये जो आपके वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन हैं, वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन, राइट, क्लियर है। यानी कि डाल्टन ने क्या बोला था कि जब आप दो या दो से अधिक गैसेस को मिक्स कर दोगे तो उनका जो पार्शियल प्रेशर होगा, एक का जो प्रेशर होगा मिक्सिंग के बाद में उस मिक्सर में एक का जो प्रेशर होगा दैट विल बी पार्शियल प्रेशर। तो हमने वेपर फेज में पार्शियल प्रेशर लिया है, क्लियर। यहां पर ये नंबर ऑफ मोल्स का पार्शियल प्रेशर नहीं है, वेपर फेज का पार्शियल प्रेशर है, राइट। तो पॉइंट क्या था हमारा, हमने क्या डिस्कस करना था, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन वेपर फेज। ये मोल फ्रैक्शन हमने किस में निकाले हैं, वेपर फेज में, यानी कि हमने और रोल्स डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की हेल्प से और रोल्स लॉ को प्रूव किया, राइट। अब आजिए आप, हम बात कर रहे थे, मैंने बताया था कि आप रोल्स लॉ दो सॉल्यूशन के लिए पढ़ोगे, किस किस के लिए, एक तो हम पढ़ेंगे किसके लिए, वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए जिसमें दोनों के दोनों लिक्विड होंगे, और दूसरा हमने पढ़ना था वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एक ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिसमें एक कंपोनेंट आपका लिक्विड होगा और दूसरा कंपोनेंट आपका सॉलिड होगा। अब बात ध्यान से समझने की है, पानी लिया आपने एक बीकर में, उस पानी को आपने रख दिया, उसमें से वेपर्स निकलेंगी, उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब उस पानी में आपने क्या किया, नमक डाल दिया। तो जब आप उस पानी के अंदर नमक डालोगे और फिर आप उसको वेपराइजेशन के लिए रख दो, क्या उतना ही वेपर प्रेशर आएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि जैसे ही पानी के अंदर नमक डाला गया, नमक क्या करता है, नमक कुछ सोल्यूट के पार्टिकल लिक्विड के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, और मैंने आपको बोला था इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। तो इवेपोरेशन लिक्विड का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किसकी वजह से कम हो जाएगा, सोल्यूट के पार्टिकल्स की वजह से। इसका मतलब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है अब कैसा आएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर हमसे पूछा जाए कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, किससे, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से, क्लियर है। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, मैं मान लेता हूं प्योर वाटर का वेपर प्रेशर मान लेते हैं 100 है, राइट, कितना है 100, और सॉल्यूशन बनाने के बाद उसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, 80 हो गया। तो मैं आपसे पूछूं कितना लोअर हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे, पी नोट ए माइनस पी एस, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, इट इज नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कितना लो हुआ है।
तो यही बात हम रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है, या फिर रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन, या फिर हमने बात करनी है रोल्स लॉ किसके लिए, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन के लिए, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के लिए, सोल्यूट, राइट। क्या लिखा है, व्हेन वी हैव प्योर वाटर, जब हमारे पास प्योर वाटर है किसी बीकर में, वी मेजर इट्स वेपर प्रेशर, हमने उसका वेपर प्रेशर मेजर किया, कितना, पी नोट ए, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मेजर कर लिया जितना भी है। देन वी ऐड सम NaCl इन दिस वाटर, तब हमने उसमें क्या मिला दिया, थोड़ा सा नमक मिला दिया। नाउ वी विल नोट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब हम वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का अगर चेक करें तो क्या होगा, दिस टाइम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम्स लेस देन, कम आएगा, किससे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर से। क्यों कम आएगा, अभी बताया मैंने, क्योंकि सोल्यूट के मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पर आ जाते हैं और वेपराइजेशन को रोक देते हैं, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बिकॉज सोल्यूट कवर फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड एंड डू नॉट अलाउ टू वेपराइज लिक्विड, राइट। दिस डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड, इससे क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाएगा, एंड वी नो दैट सोल्यूट NaCl विल नॉट हैव एनी वेपर प्रेशर। इसका मतलब सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में सोल्यूट का तो कोई वेपर प्रेशर होगा ही नहीं, ठीक है ना, ये हमें पता है। सोल्यूट का वेपर प्रेशर होना ही नहीं है, सोल्यूट तो सॉलिड है, सारा का सारा वेपर प्रेशर किसका आया, लिक्विड का आया है, चाहे वो कम आया लेकिन किसका आया, लिक्विड की वजह से आया। सो ऑल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सारा का सारा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का किसकी वजह से है, सॉल्वेंट की वजह से। तो हम बोल सकते हैं ना कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहाँ से आया, सॉल्वेंट से। इसका मतलब P नोट ए ही क्या है, बात समझ में आ रही है, P नोट ए ही क्या है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, ये Pa जो प्रेशर बना है वो क्या होगा, वो PS हो जाएगा, P नोट ए नहीं, जो PS होगा वो क्या हो जाएगा आपका, Pa जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, PS हो जाएगा। देखिए, सॉल्यूशन में हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट लिया, दो चीजें, ठीक है ना, B को हम सोल्यूट मान लेते हैं और A को सॉल्वेंट मान लेते हैं, वाटर मान लेते हैं, B साल्ट आपका। दिस टाइम सोल्यूट कंपोनेंट विल नॉट हैव एनी वेपर प्रेशर, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो उसका तो कोई वेपर प्रेशर होगा नहीं, तो वेपर प्रेशर इज ड्यू टू किसकी वजह से है, सॉल्वेंट की वजह से। तो रोल्स लॉ क्या कहता है, रोल्स लॉ कहता है अगर मैं इसके लिए अप्लाई करूं तो क्या होगा, Pa इज इक्वल टू XA P नोट ए, लेकिन इसके लिए अप्लाई करूं तो क्या होगा, Pb 0, क्योंकि इसका तो वेपर प्रेशर है ही नहीं, इट इज ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। समझ रहे हो बात को। सो वी कैन से दैट, तो हम ये बोल सकते हैं ऑल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू सॉल्वेंट, सारा का सारा किसकी वजह से है, सॉल्वेंट की वजह से है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से आ रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट की वजह से आ रहा है, राइट। तो PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है ना, PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, XA P नोट ए, यानी कि PA की जगह पर हमने क्या रख दिया, जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन सॉल्वेंट का था सॉल्यूशन में, उसकी जगह पर PS कर दिया, क्योंकि वो सारा ही सॉल्यूशन का ही है, उसी की वजह से है, PA की वजह से। तो PS ही रख देते हैं PA की बजाय, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने XA निकाला, XA क्या हो जाएगा, PS अपॉन P नोट ए, राइट। XA क्या हो गया, P नोट ए को आप नीचे ले आइए। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को दोनों साइड से 1 से सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय 1 माइनस PS अपॉन P नोट ए, 1 माइनस XA। तो यहाँ एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, P नोट ए माइनस PS अपॉन P नोट ए, इसका एलसीएम लिया, P नोट ए माइनस PS अपॉन P नोट ए इज इक्वल टू XB। 1 माइनस XA क्या होता है, अभी बताया था, 1 माइनस XA इज इक्वल टू XB, क्योंकि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 और 1 माइनस XA इज इक्वल टू XB। XB क्या है, XB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, आपने क्या माना था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, B को बोला था। तो XB हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, राइट। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई, P नोट ए माइनस PS अपॉन P नोट ए इज इक्वल टू XB, राइट। अब ये P नोट ए माइनस P नोट PS क्या है, P नोट ए किसका वेपर प्रेशर है, प्योर वाटर का,
और पीएस किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का। तो प्योर का ज्यादा था, सॉल्यूशन का कम था, तो हमें पता चल गया प्योर में से सॉल्यूशन का घटा दिया, कितना लो हुआ। अभी बोला था ना 100 में से 80 घटा दिया तो 20 लो हो गया। तो इसका मतलब ये पी नोट माइनस पी नोट ए अपॉन पी एस, सॉरी पी नोट ए माइनस पी एस, ये क्या है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और अपोन में पी नोट पूरे को देखें, ये पूरे को अगर मैं बात करूं, ये पूरा, ये क्या हो जाएगा, ये इसके रिलेशन में निकाल रहे हैं। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके रिलेशन में, पी नोट ए के, तो इसको मैं क्या कहूंगा, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आगे जाके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बनेगी। क्यों, ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, XB पर डिपेंड करती है। तो ये था आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए रोल्स लॉ। तो हमने रोल्स लॉ वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए भी डिस्कस कर लिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए भी डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमें क्या करने हैं, रोल्स लॉ पर हमें और वेपर प्रेशर पर हम नेक्स्ट लेक्चर में CBSE के, IIT के और नीट के न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप इसको उतारिए।